जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 22 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। शुरुआत करेंगे गवर्नमेंट स्कीम से। तो 10 साल गवर्नमेंट स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कंप्लीट हो चुके हैं। याद रखिएगा, 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। तो लॉन्च डेट क्या थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था और आज ही के दिन 22 जनवरी 2025 को इसके 10 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसकी ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें इन्वॉल्व है। याद रखिएगा, इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री इस स्कीम की कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस स्कीम का जो भी 10 वर्ष का आयोजन था, 10 वर्ष का सेलिब्रेशन था, ये नई दिल्ली में किया गया था। इसी के अंतर्गत नए इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स लॉन्च किए गए थे, जैसे यशस्विनी बाइक एक्सपेडिशन, कन्या शिक्षा प्रवेश प्रवेश उत्सव, कोलैबोरेशन विद टीवी शोज। तो ये बात हो गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। अब हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे, थोड़ा और डिटेल्स देखेंगे, इंट्रिकेसीज देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की। तो इनमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं देखिएगा। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्वॉल्व है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। फिर लेटर इसके साथ पार्टनरशिप की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, ये मल्टी सेक्टोरल इंटीग्रेशन में बिलीव करती है। ये मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट की बात करती है फीमेल्स की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? इसमें हेल्थ इंक्लूडेड होगी, इसमें इनकी एजुकेशन इंक्लूडेड होगी, इसमें स्किल डेवलपमेंट इंक्लूड होगा, और जो भी माइनॉरिटी अफेयर्स की फीमेल्स हैं उनको भी डेवलप करने की, एम्पावर करने की चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कीम का टाइप क्या है? या सेंट्रली सेक्टर्ड है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है? तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। याद रखिएगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इज इंक्लूडेड अंडर संबल वर्टिकल ऑफ मिशन शक्ति। ठीक है, तो ये मिशन शक्ति एक स्कीम थी, उसके अंदर संबल वर्टिकल है, संबल वर्टिकल था, उसके अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लॉन्च किया गया था। अब इसके एम्स एंड गोल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला एम है इसका सेक्स रेशियो एट बर्थ को इंप्रूव करना बाय 2 पॉइंट्स एनुअली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये डेटा। कितना इंप्रूव करना है सेक्स रेशियो एट बर्थ? बाय 2 पॉइंट्स एनुअली। ठीक है, 2 पॉइंट्स एनुअली। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कहाँ पे इंप्रूव करना है, कितनी परसेंट तक इंप्रूव करना है? तो 95% और अबव तक इंप्रूव करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरीज हो, ना कि घर पे या कहीं और जगहों पे जहाँ पे सेफ नहीं होता है डिलीवरी करना। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को कहाँ अचीव करना? 95% एंड अबव में अचीव करना। फिर देखिए यहाँ पे एजुकेशनल इंटीग्रेशन की बात हो गई है। ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एम्स एंड गोल्स में। अचीव 1% एनुअल इंक्रीज इन सेकेंडरी एजुकेशन एनरोलमेंट फॉर गर्ल्स। तो सेकेंडरी एजुकेशन एनरोलमेंट में हर साल 1% इंक्रीज देखना है, या इनका गोल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। साथ ही साथ ड्रॉप आउट रेट्स को एड्रेस करना है एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स। तो देखिए इतने इतने एम्स एंड गोल्स हैं, इसीलिए इतनी ढेर सारी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम टू एनकरेज फंड बिल्डिंग फॉर फीमेल चिल्ड्रेन। इसके अंतर्गत क्या होता है? सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही पार्ट है। इसमें कोई भी बच्ची है, कोई भी गर्ल चाइल्ड है 10 साल से कम की, तो उसका अकाउंट खुलवाया जाएगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के नाम से। और क्या होगा, जो लड़की है वो रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, एनआरआईज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा और फिर उनको आगे पढ़ाई में और शादी में ये सारी चीज़ें, ये जो फंड है, कॉर्पस है, वो हेल्प किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की। नेशनल अफेयर्स की चर्चा करें तो एंटिटी लॉकर नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डिवीजन द्वारा। तो याद रखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिवीजन ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर से क्या समझ में आ रहा है? लॉकर है कोई, लॉकर में क्या होगा, जो भी बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी, और किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें स्टोर करी जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, आप उसका नाम बताइए, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स की जो भी डिग्रीज हैं, जो भी
मार्कशीट से उनको ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आप उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एंटिटी लॉकर नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिवीजन, एनईजीटी ने लॉन्च किया है। एनईजीटी किसके अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब एंटिटी लॉकर में क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल वेरिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्टोर किया जाएगा, ताकि उससे क्या होगा? आराम से स्टोर किया जा सके, शेयर किया जा सके और वेरीफाई किया जा सके किसी भी बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को। तो ये क्या है? ये एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है एंटिटी लॉकर, जिसको लॉन्च किया गया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिवीजन द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। की इंटीग्रेशंस किसके साथ किए गए हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ ये इसको इंटीग्रेट किया गया है, ताकि कोई भी नई कंपनी है, उसको नई कंपनी को अपना बिजनेस ऑपरेशंस रन करना है, तो कॉर्पोरेट अफेयर से कोई जानकारी चाहिए, कोई वेरिफिकेशन चाहिए, तो आराम से मिल सकता है। इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस नेटवर्क से भी इंटीग्रेट किया गया है, ताकि जीएसटी बिल भरना हो, कुछ भी जीएसटी बिल माफ़ी चाहिए हो या कुछ भी चीज़ें हो, तो वो जीएसटी के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो सके। इसी तरीके से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के भी साथ, अगर फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट है किसी भी एंटिटी का, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकती है, अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसका नाम है एंटिटी लॉकर। स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी 10 गीगाबाइट एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 10 गीगाबाइट की स्टोरेज कैपेसिटी है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं CSIR के इनोवेशन कॉम्प्लेक्स की। तो पहला फर्स्ट ऑफ इस काइंड इंडिया में CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया है। तो बस इतना याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है CSIR का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है मुंबई महाराष्ट्र में। इस फैसिलिटी के डिस्क्रिप्शन की चर्चा करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, स्पैनिंग 9 फ्लोर्स, 9 मंजिल का या 9 माले का ये स्ट्रक्चर होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें 24 रेडी टू मूव इंक्यूबेशन लैब्स होंगी, साथ ही साथ फर्निश्ड ऑफिस होंगे, नेटवर्क स्पेसेस होंगी फॉर CSIR लैब्स, MSMEs एंड इनोवेटिव स्टार्टअप्स। तो ये बात याद रखिएगा, CSIR का इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है। मीटी ने पार्टनरशिप की है AI रेडिनेस असेसमेंट के लिए यूनेस्को के साथ, माफ कीजिए, यूनेस्को के साथ। ठीक है, यूनेस्को और मीटी ने पार्टनरशिप की है ऑन AI रेडिनेस असेसमेंट इन इंडिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑर्गेनाइजर कौन है? यूनेस्को की साउथ एशियन रीजनल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्शनेबल इनसाइट्स डेवलप करना फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI अडॉप्शन। जो भी AI का यूसेज है वो एथिकल होना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया स्पेसिफिक AI पॉलिसी क्राफ्ट करनी होगी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोकस क्या होगा? असेस करना होगा AI लैंडस्केप का, AI से रिलेटेड क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, क्या लेजिस्लेशन है इससे रिलेटेड, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, साथ ही साथ होलिस्टिक AI इकोसिस्टम को फोस्टर करना और डेवलप करना, जो कि सेंटर्ड होगा सेफ्टी और ट्रस्ट पे। ठीक है, तो जो AI इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा वो सेफ होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, यूनेस्को और मीटी ने पार्टनरशिप की है AI रेडिनेस असेसमेंट के लिए इंडिया में। स्टेट अफेयर्स की चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए एनुअल एड स्कीम। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है 10,000 रुपए की एनुअल एड स्कीम फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा जो भी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कब ये पब्लिश किया गया था, कब ये लॉन्च किया गया था ये स्कीम को? तो 22 जनवरी 2025 के ही दिन ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि किस राज्य ने एनुअल एड स्कीम 10,000 की एनुअल एड स्कीम लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए लॉन्च की है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ ने ये लॉन्च किया है।
नेक्स्ट स्टेट की चर्चा करें तो गुजरात में होस्ट किया जाएगा पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुजरात में होस्ट किया जाएगा पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस पहला कहाँ होस्ट किया जाएगा, तो गुजरात में होस्ट किया जाएगा। की ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन से होंगे, तो की ऑर्गेनाइजर्स होंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, साथ ही साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो याद ये रखना है आपको की ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन होंगे। ड्यूरेशन होगा 4 दिन का, ये ड्यूरेशन होगा। नाम से समझ में आ रहा है इसके अंतर्गत क्या होगा, इस इवेंट का पर्पस क्या होगा। तो इस इवेंट का पर्पस होगा कि ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब करी जाए, क्योंकि क्या हो इससे कि इंडिया का जो सपना है 2036 में ओलंपिक्स को होस्ट करने का, वो पूरा हो। उसी से रिलेटेड, उसी के संदर्भ में स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हो, इकोनॉमिक मॉडल्स डेवलप करने हो, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इवेंट में, जो कि इसका पर्पस होगा इवेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर होस्टिंग 2036 ओलंपिक्स, फोकस ऑन सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक मॉडल्स, पोजीशन इंडिया एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर 2036 ओलंपिक्स। तो आपको पता होगा इंडिया होस्ट करना चाहता है 2036 के ओलंपिक्स, तो उससे पहले उसे काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। इसी के लिए ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस होस्ट किया जाएगा गुजरात में, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल की। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया गया था, कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये 28 जनवरी 2025 को ऑब्जर्व किया गया था। कहाँ पे, पुलिकट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे होस्ट किया गया था, कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, तो पुलिकट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुलिकट लेक की बात करें तो ये दिस इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, और आंध्र प्रदेश में ही आती है नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। तो दोनों की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुलिकट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी दोनों ही आंध्र प्रदेश में है, जहां पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 को ऑब्जर्व किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। चर्चा करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया है, WHO से यूएस को विड्रॉ किया है। अब WHO का पार्ट नहीं होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये बात आपको याद रखनी है। इससे पहले अपने कार्यकाल में इन्होंने 2020 में भी WHO से विड्रॉ किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैंडिडेचर, और अब फिर से एक बार यहाँ पे USA जो है विड्रॉ कर रहा है WHO के पार्टिसिपेशन से, तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ जितनी भी फॉरेन एड दी जाती थी वो भी सस्पेंड की गई है, ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो USA ने सस्पेंड किया है ऑल फॉरेन एड प्रोग्राम्स फॉर 90 डेज, 90 दिनों के लिए जितने भी फॉरेन एड प्रोग्राम्स थे उनको सस्पेंड किया गया है, टू रीअसेस एंड रीअलाइन एड डिस्ट्रीब्यूशन विद US फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो US फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के मद्देनजर रखते हुए 90 दिनों तक सारे जो भी फॉरेन एड प्रोग्राम्स है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये देखा जाएगा कि कितना US फॉरेन पॉलिसी से अलाइंड है ये फॉरेन एड प्रोग्राम्स और कितना नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी है। USA ने WHO से विड्रॉ किया, ये हम लोग ने देखा था। USA प्रोवाइड करता है 18% ऑफ WHO's बजट, ठीक है, तो बहुत भारी हिस्सा WHO के बजट का US वहन करता था, जिसकी वजह से अब USA ने विड्रॉ किया है WHO से, ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट एग्रीमेंट है जिससे USA ने विड्रॉ किया है, जिसका नाम होता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, याद रखिएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी क्या किया है, USA ने विड्रॉ किया है। कब किया है, यही 20 जनवरी 2025 को, जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेते, उसके बाद इन्होंने धड़ल्ले से ढेर सारे ऑर्डर्स इन्होंने निकाले हैं, उनमें से कुछ ऑर्डर्स ये हैं। तो उनमें से एक ऑर्डर ये है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ये विड्रॉ करेगा US, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की चर्चा करें तो इसका अडॉप्शन ईयर है 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था। इसके अंतर्गत क्या गोल रखा गया था, इसके अंतर्गत ये रखा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री के अंदर रखना है, ठीक है, 2 डिग्री के अंदर रखना है बिलो अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स विद एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 डिग्री के पार तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, और कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री तक ही 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसको सीमित किया जा सके, जो भी अर्थ का टेम्परेचर है। इसके अंतर्गत क्या मैकेनिज्म था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस। इसके अंतर्गत क्या होता है, नेशन खुद ही वॉलंटरीली बताते हैं कि हम जो है इतनी चीजें अचीव करेंगे। जैसे नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस, नेशन खुद ही डिटर्मिन करते हैं अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्या आपको इंडिया के INDCs के बारे में पता है, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस के बारे में पता है?
अगर नहीं पता है तो आप पता करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इंडिया के क्या क्या नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंतर्गत सबमिट किए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस के अंदर जो है कंट्रीज खुद अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट्स सेट करती है, जिससे क्या हो, जिससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो पहुंच ही ना पाए और लिमिट हो जाए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अर्थ का टेम्परेचर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं याला ग्लेशियर की। तो याला ग्लेशियर जो है नेपाल में ये वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पिघल जाएगा पूरा 2040 तक। तो ये बात आपको याद रखनी है। याला ग्लेशियर कहाँ है? याला ग्लेशियर लांगतांग नेशनल पार्क नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 2040 तक ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से पिघल जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेटेड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से दुर्दशा हो रही है याला ग्लेशियर की, जो कि नेपाल में स्थित है। इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस क्या रहे हैं? तो यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया है 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया है 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। साथ ही साथ मार्च 21 को ऑब्जर्व किया जाएगा एज वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स फ्रॉम 2025। तो इसी साल से 21 मार्च को, हर वर्ष 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, ताकि क्या है, ग्लेशियर्स के प्रिजर्वेशन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और इंटरनेशनली कोलैबोरेट किया जा सके, ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फिर सी लेवल राइज होगा और बहुत से सारी कंट्रियां जो है बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएंगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मार्च 21 विल बी ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स फ्रॉम 2025। डिफेंस अफेयर्स की चर्चा करते हैं। तो आईएनएस मुंबई ज्वाइन करेगा ला पेर हाउस 2025 एक्सरसाइज। तो आपको याद रखना है, ला पेर हाउस एक्सरसाइज जो कि फ्रांस होस्ट करता है, उसमें कौन सा आईएनएस इंडिया का पार्ट लेगा? तो आईएनएस मुंबई। याद रखना है, आईएनएस मुंबई जॉइंस ला पेर हाउस पेरोज 2025। अब ये जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप बस याद रखिएगा, ला पेरोज 2025 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो, उसमें आईएनएस मुंबई पार्टिसिपेट करेगा। याद रखिएगा। स्टार्ट डेट कब से है? तो 16 जनवरी 2025 से शुरुआत की गई थी इसकी। कौन सा संस्करण है ये ला पेर हाउस 2025 का? तो ये 4th संस्करण है, 4था संस्करण है। कहाँ पे ये एक्सरसाइज होस्ट की जाएगी? तो स्ट्रेटेजिक वाटरवेज ऑफ मलाका, सुंडा एंड लॉम्बॉग स्ट्रेट। तो इंडोनेशिया का जो पूरा पार्ट है वहाँ पे ला पेरूज, या जो भी इसका नाम है, ला पेरूयूज 2025 जो कि फ्रांस द्वारा होस्ट किया जाता है, वो आईएनएस मुंबई उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और मलाका, सुंडा और लॉम्बॉग स्ट्रेट्स की ये लोकेशन होगी ला पेर हाउस 2025 एक्सरसाइज की। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से होंगे? तो ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, यूएस नेवी, इंडोनेशियन नेवी, सिंगापुर नेवी, इंडियन नेवी, कैनेडियन नेवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है? ये मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, याद रखिएगा, ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है जिसका होस्ट नेशन है फ्रांस। ठीक है, होस्ट नेशन मतलब क्या है? मतलब ये होस्ट करता है एक्सरसाइज जिसका नाम है, जिसका देश का नाम है फ्रांस। नेक्स्ट इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज की चर्चा करते हैं, डेविल स्ट्राइक। तो डेविल स्ट्राइक कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। याद रखिएगा, डेविल स्ट्राइक किसने कंडक्ट किया है? इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है। ठीक है, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। एक्सरसाइज का ड्यूरेशन क्या था? जनवरी 16 से जनवरी 19 2025 तक। कहाँ पे ये किया गया था? तो नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में ये एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक को कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट की। तो डीआरडीएल ने, डीआरडीएल है याद रखिएगा, डीआरडीओ नहीं है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, आती डीआरडीओ के ही अंदर है लेकिन स्पेसिफिकली इसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने टेस्ट किया है कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट। कहाँ पे ये टेस्ट किया गया है? हैदराबाद, इंडिया में ये टेस्ट किया गया है। कौन सी टेक्नोलॉजी टेस्ट की गई है? तो सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन, जिसको स्क्रैमजेट कहा जाता है, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन। ठीक है, टेस्ट माइलस्टोन क्या रहा है? जो टेस्ट हुआ था उसका माइलस्टोन क्या रहा है? ग्राउंड टेस्ट ऑफ एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर फॉर 120 सेकेंड्स, मार्किंग अ फर्स्ट फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होगा? ये जो इंजन जिसकी टेस्टिंग हुई है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स में यूज होगा, जिनकी ट्रैवलिंग स्पीड होती है ग्रेटर देन मार्क 5। ठीक है, मार्क 5 की जो स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में, वो होती है मोर देन 5400 किलोमीटर। ठीक है, तो जो मिसाइल्स होती हैं उनकी स्पीड किस में मेजर की जाती है? उनकी स्पीड मेजर की जाती है मार्क में। मार्क एक एंटिटी है जिसमें मेजर की जाती है, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं उनकी
5 मार्क से ज़्यादा स्पीड होती है। इससे क्या होगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेट कर सकते हैं और हाई इंपैक्ट स्ट्राइक्स को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन का रोल क्या होता है, ये एयर ब्रीदिंग इंजन है विद नो मूविंग पार्ट्स, साथ ही साथ ये कंप्रेस करते हैं और इग्नाइट करते हैं एयर एट हाई स्पीड्स विदाउट रिक्वायरिंग इग्निशन डिवाइसेस। तो इग्निशन डिवाइसेस के बिना ही ये एयर को कंप्रेस करके जला देते हैं, जिससे क्या होता है, मिसाइल को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाती है और वो बहुत दूर तक या बहुत ही हाई इंपैक्ट डिलीवरी करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि DRDL ने, जो कि एंटिटी है DRDO के ही अंदर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने टेस्ट किया है कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट। ठीक, अपॉइंटमेंट्स की चर्चा करते हैं। तो जस्टिस आलोक आराधे बने हैं 48वें चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के। याद रखना है 48th चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट की शपथ किसने ली है, तो जस्टिस आलोक आराधे जी ने ली है। याद रखिएगा, जस्टिस आलोक आराधे जी ने शपथ ली है 48th चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट की। कहाँ पे, राजभवन, मुंबई, महाराष्ट्र में। ओथ को एडमिनिस्टर किसने किया था, तो गवर्नर CP राधाकृष्णन जी ने ओथ को एडमिनिस्टर किया था। इन्होंने शपथ दिलवाई थी जस्टिस आलोक आराधे जी को, जो कि 48वें चीफ जस्टिस होंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जस्टिस आलोक आराधे जी ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे जो रिटायर हुए, यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जिन्होंने जगह ली थी, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, अब वो चीफ जस्टिस बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। तो याद रखना है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय टेक्स ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बॉम्बे हाई कोर्ट में आए हैं जस्टिस आलोक आराधे, जो कि 48वें चीफ जस्टिस होंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के, और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, जो कि चीफ जस्टिस बनेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के। तो डी से दिल्ली और डी से ही देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इनकी शपथ किसने ग्रहण करवाई थी, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं VK सक्सेना जी। इन्होंने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को शपथ ग्रहण कराई थी राजनिवास नई दिल्ली में। इन्होंने किसका स्थान लिया है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी ने जस्टिस विभू भकरू का स्थान लिया है। याद रखिएगा, जस्टिस विभू भकरू का स्थान लिया है, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस थे फॉलोइंग जस्टिस मनमोहन एलिवेशन टू सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस मनमोहन जो थे पहले चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था, जिसके बाद से जस्टिस विभू भकरू जो थे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की चर्चा करें तो डायरेक्टर जनरल CRPF के अपॉइंट किए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को अपॉइंट किया गया है एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये कब रिटायर होंगे, इनका टेन्योर कब तक होगा, तो इनका टेन्योर होगा 30 नवंबर 2027 तक। याद रखिएगा, 30 नवंबर 2027 तक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं डायरेक्टर जनरल के पद पर रहेंगे CRPF के। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने सक्सीड किया है स्पेशल डायरेक्टर जनरल विपुल कुमार जी को। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेशल DG स्पेशल डायरेक्टर जनरल विपुल कुमार जी का स्थान लिया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी ने एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एडिशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो महेश कुमार अग्रवाल जी को अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। साथ ही साथ शमशेर सिंह जी को भी अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विद टेन्योर अप टू मार्च 31, 2026। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आप इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। रैंकिंग्स एंड इंडेक्स की बात करते हैं तो एडेलमन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रिलीज किया गया है, पब्लिश किया गया है। याद रखिएगा, एडेलमन ट्रस्ट बैरोमीटर। ठीक है, कौन पब्लिश करता है इसको, तो एडेलमन, जो कि ग्लोबल कम्युनिकेशंस फर्म है। ये पब्लिकेशन डेट है इसकी 22 जनवरी 2025। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, क्या ट्रस्ट, कौन से ट्रस्ट को मेजर करता है, तो ये एनुअल सर्वे है जो कि मेजर करता है पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, बिजनेस, मीडिया एंड NGOs। किसी एक कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको कितना ट्रस्ट है अपनी गवर्नमेंट पे, अपने बिजनेसेस पे, जो वहाँ पे कंट्री के अंदर बिजनेस है, कंट्री की मीडिया पे, कंट्री की NGOs पे। तो ये ट्रस्ट को मेजर करता है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है। टॉप 3 कंट्रीज देखते हैं तो सबसे ट्रस्टवर्दी जो कंट्री है वो है चाइना, सेकंड पे है इंडोनेशिया और 3rd पे है इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एडेलमन ट्रस्ट बैरोमीटर में इंडिया की रैंक 3rd है, पहले पे है चाइना, दूसरे पे है दूसरे पे है इंडोनेशिया और 3rd पे है इंडिया। ये बात याद रखिएगा। स्कोर स्टेबिलिटी की बात करें तो इंडिया का स्कोर स्टेबल ही था, लेकिन
लॉस्ट सेकेंड स्पॉट टू इंडोनेशिया ड्यू टू लैटर्स इंप्रूव्ड स्कोर, लेकिन इंडोनेशिया ने अपना जो स्कोर है ज़्यादा इंप्रूव कर लिया था, जिसकी वजह से भारत तीसरे स्थान पे खिसक गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको। एक और यहाँ पे असेसमेंट एक तरीके की कैटेगरी थी, ट्रस्ट इन इंडियन ओरिजिन कंपनीज। ट्रस्ट इन इंडियन ओरिजिन कंपनीज में इंडिया की रैंक है 13th ग्लोबली, विद कनाडा, जापान एंड जर्मनी लीडिंग इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा बस। एडलमन ट्रस्ट बैरोमीटर में इंडिया की रैंक है 3rd, पहली है चाइना, दूसरी है इंडोनेशिया। नेक्स्ट रैंक की बात करें, नेक्स्ट रैंकिंग में आया है ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज रैंकिंग। तो ये 2025 की ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज रैंकिंग है। ये क्या करता है, इंडियन आईटी कंपनीज की पोजीशन बताता है कि उनकी पोजीशन क्या है, और साथ ही साथ बताता है कि इंडिया की जो आईटी सेक्टर है उनका रोल क्या रहा है। तो ये ग्लोबल रैंकिंग है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग है ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज रैंकिंग, जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड है एसेंचर। ठीक है, एक्सेंचर जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है ग्लोबली, याद रखिएगा। सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल है इन्फोसिस, और फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी ब्रांड है एचसीएल टेक। ठीक है, तो ये 4 कंपनीज के बारे में आप याद रखिएगा, क्योंकि ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज रैंकिंग्स के अंदर इनको बहुत बेहतरीन स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहली मोस्ट वैल्यूएबल नंबर कौन है, तो एक्सेंचर है। सेकंड पे है, सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल है इन्फोसिस, और फोर्थ पे है, या सॉरी फोर्थ पे नहीं है, फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी ब्रांड है एचसीएल टेक। चर्चा करेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर की। तो भारत 22 जनवरी 2025 को पहली वर्षगांठ मनाएगा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की ये पहली वर्षगांठ होगी। आप सबको पता होगा प्रभु श्री राम का जो मंदिर था वो पिछले साल 22 जनवरी 2024 को बन के तैयार हो चुका है, पूरा तैयार होना बाकी है, जो जून 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। पर उसकी पहली वर्षगांठ जो है 22 जनवरी 2025 को पड़ती है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। पर एक्चुअली में ऑफिशियली सेलिब्रेशन डेट कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑफिशियली इसको सेलिब्रेट किया गया था 11 जनवरी 2025 को, क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष शुक्ल द्वादशी है। ठीक है, जिसको प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा पौष शुक्ल की द्वादशी को 11 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ था, तो उसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई थी 11 जनवरी को। उस दिन क्यों मनाई गई थी, उस दिन पौष शुक्ल की द्वादशी थी। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको अब प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब चर्चा कर लेते हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी हाल में ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला है। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड किसने दिया है, तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने दिया है ये राम मंदिर को, राम जन्मभूमि मंदिर को, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। राम मंदिर को किसने बनवाया है, तो लार्सन एंड टूब्रो ने बनवाया है। याद रखिएगा, मतलब डिजाइन और कंस्ट्रक्शन जो है लार्सन एंड टूब्रो का है। टेम्पल स्टाइल क्या है, तो टेम्पल स्टाइल है नागर स्टाइल। तो ये नागर शैली में ये जो है मंदिर बना हुआ है। डायमेंशंस क्या है, 380 फीट इंटू 250 फीट। हाइट है 161 फीट। स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करें तो 392 पिलर्स हैं, 44 डोर्स हैं, ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस है विद 32 स्टेप्स। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। मटेरियल्स कहाँ कहाँ से यूज हुए हैं, तो 15 लाख क्यूबिक फीट ऑफ बंसी पहाड़पुर स्टोन फ्रॉम राजस्थान यूज हुए हैं मार्बल क्लैडिंग के साथ। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, तो आर्टिस्ट जो हैं वो है वासुदेव कामत जी। आर्किटेक्ट्स हैं सोमपुरा एंड जय काकटिकार। सपोर्ट कौन दिया है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स। ठीक है, कंप्लीशन डेट कब तक होगी, तो स्केड्यूल्ड फॉर जून 2025। प्रीवियस रिकॉग्निशन या प्रीवियस अवार्ड कौन सा मिला था श्री राम जन्मभूमि मंदिर को, तो गोल्डन ट्रॉफी बाय नेशनल सेफ्टी काउंसिल। ये मंदिर बहुत ही सेफ है, इसके लिए गोल्डन ट्रॉफी मिली थी नेशनल सेफ्टी काउंसिल की तरफ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर को।